सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, जिसमें जिनो बोल रहा होता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि क्या मॉन्स्टर भी डर महसूस करते हैं या नहीं, पर अब मुझे पूरा यकीन है। इतना कहते ही जिनो आखिरी बचे हुए मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है, जो इन तीनों का लीडर था। जिनो की आंखों में एक अलग ही ब्लड डस्ट दिख रही थी। इस वक्त वह खुद एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। वो मॉन्स्टर तुरंत अटैक करता है और जिनोवा के वाइटल स्पॉट को टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनोवा आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने एक अटैक से उसके तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। जिनो वो उसका फेस ग्रैब करके उसका मास्क तोड़ने वाला होता है। तभी एक आवाज आती है, आई गिव अप चनो। वो तुरंत समझ जाता है कि यह एक लड़की की आवाज है। जब वो मास्क उतारता है तो सच में वह एक लड़की होती है, जो तुरंत घबरा करके बोलने लगती है, मुझे मरना नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिनो वो कहता है, पहले तुमने हमारे सोल्जर्स पे अटैक किया और अब माफी मांग रही हो। लड़की कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने बस अपनी और अपने साथियों की रक्षा करने के लिए किया था, प्लीज छोड़ दो। जिनो वो सोचता है, मैंने इतना सेल्फिश डिमन आज तक नहीं देखा और ये दिखने में भी इंसानों जैसा लग रही है। वह अभी सोच ही रहा होता है कि उसे छोड़ना चाहिए या नहीं, तभी वह लड़की पीछे से अटैक करने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार डस्क तुरंत अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके जिनो को बचा लेता है। बोलता है, तुम क्या कर रही हो, लेकिन माफी मांगने लगती है और नीचे झुक जाती है। टस को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि कहीं यह कोई और ट्रिक ना हो, इसीलिए वह अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके उसे हवा में उठा लेता है। डर के मारे लड़की बोलती है, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी, तुम्हें एंट्री पास चाहिए ना नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, मेरे क्लान वालों के पास सेफली रखा गया है। अगर तुम मुझे बिना कुछ किए उनके पास पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एंट्री पास दे दूंगी। जिनो सोचता है, तो इसीलिए हमें अब तक एंट्री पास नहीं मिला। मुझे नहीं लगा था कि मॉन्स्टर खुद उसका प्रोटेक्शन कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जिनोव को इस पर डाउट होता है, इसलिए वह अपना ब्लड डस्ट एक्टिवेट करके उससे गुस्से में पूछता है, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? लड़की पूरी तरीके से डर जाती है और तुरंत कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। जिनोव वो कहता है, ठीक है, मुझे तुम एंट्री पास दे दो, मैं बिना किसी को हार्म किए यहां से चला जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम लोग वो कौन। इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है एक नई जगह पर। वहां एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो समुद्र पार करके आया है और अब हंटर और सिविलियन को मार रहा है। ये वही मॉन्स्टर है जो सीजन 1 के एपिसोड 1 में दिखाया गया था, जो जेजू एयरलाइन के डेंजर ब्रेक के बाद भाग गया था और अब सालों के बाद मॉन्स्टर फाइनली आइलैंड क्रॉस करके रियल वर्ल्ड में आ गया है। अगर आपको डंजो ब्रेक का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बता दूं कि अगर एक डंजो के बॉस को 7 दिन के अंदर नहीं हराया जाए तो उस डंजो के सारे मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में आने लगते हैं। इसे ही डंजो ब्रेक कहते हैं। और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो और जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर सीन वापस डीमन कैसल पर शिफ्ट होता है। जिन्हों वो उस मॉन्स्टर लड़की से सवाल पूछ रहा होता है, तुम लोग कौन हो? क्या तुम भी वही आवाजें सुनते हो जो इंसानों को मारने के लिए कहती है? लड़की सर हिलाती है, नहीं, हमें अलग तरीके की आवाज सुनाई देती। जिन वो क्यूरियस हो जाता है, अलग तरीके की आवाज मतलब? लड़की कहती है, हमें सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है अपने इलाके की रक्षा करो। जिनके मन में नए नए सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि यह उसके सिस्टम के बारे में जानने का सबसे अच्छा मौका है। वह एक और सवाल करता है, तुम ये आवाज कब से सुन रही हो? लड़की कहती है, जब से हमने अपनी आंखें खोली है। जिनवो और भी क्यूरियस हो जाता है, तो फिर आंखें खोलने से पहले तुम लोग कहां थे? लड़की सोचने लगे और फिर कहती है, डीम वर्ल्ड में, लेकिन एक दिन अचानक से यहां आ गए। जिन्हों वो और भी गहरे सवाल करता है, डीम वर्ल्ड में तुम लोग क्या कर रहे थे? अचानक से लड़की ग्लिच होने लगती है, जैसे कोई चीज उसके सिस्टम में इंटरफेस डाल रही हो, लेकिन वह एक शब्द कहने में सफल हो जाती है। वॉर। जिन्हों वो शॉक हो जाता है। वॉर किसके खिलाफ? लड़की धीरे से बोलती है, एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ जो इतना पावरफुल था कि सारे डीम सन्स को मिलकर एक साथ आना पड़ा था। लेकिन जैसे ही वह कुछ और बोलने वाली होती है, उसके सिस्टम और ज्यादा ग्लिच होने लगता है। एक वार्निंग मैसेज आता है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन शेयर करने की लिमिट एक्सीड हो गई है और अब डाटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जिन्हें वो समझ जाता है कि सिस्टम खुद उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करने दे रहा है, लेकिन वह एक लास्ट अटेम्प्ट करता है और पूछता है, कौन है वह शक्तिशाली दुश्मन जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? लड़की कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी सिस्टम फिर से इंटरफेस डाल देता है। इस बार वह बेहोश हो जाती है। अब जिन्वो के सामने और भी ज्यादा बड़े सवाल है, कौन है वो पावरफुल एनिमी जिसके लिए डेमन एक साथ आए थे, और जिन्वो को सिस्टम इतनी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देना चाहता? सीन वापस एंट मॉन्स्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे कुछ हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगता है कि यह कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है,
इस एंट मंस्टर की स्ट्रेटेजी अलग होती है। सबसे पहले ये ग्रुप के सबसे वीक हंटर को मार डालता है, फिर बिना किसी देरी के हीलर को भी खत्म कर देता है, जिससे टीम के बचे खुजे लोग डिफेंसलेस हो जाएंगे। इस मॉन्स्टर के पास सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट हंटिंग इंस्टिंक्ट भी होती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह एक वीडियो क्लिप थी जो कोरिया के हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में चल रही थी। इस नए तरह के एंट को म्यूटेड एंट कहा जा रहा था। पहली बार ये जापान के एक आइलैंड पर देखे गए थे जहां सिर्फ एक एंट को खत्म करने में पूरा एक दिन गया था। इस फाइट में 4 ई रैंक हंटर्स, एक डी रैंक हीलर और एक सी रैंक लीडर मारा गया था। आखिर में एक ए रैंक हंटर आया, तब जाकर सिचुएशन कंट्रोल में आई। यह जानकर मीटिंग रूम में हलचल मच जाती है। सभी लोगों के मन में एक ही सवाल होता है, क्या सिर्फ एक ए रैंक हंटर ही मॉन्स्टर को रोक सकता है? जापान के तरह कोरिया में भी बहुत सारे आइलैंड है। अगर यह म्यूटेंट कोरिया तक पहुंच गए तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। चेयरमैन भी टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं हम हर आइलैंड पर नजर नहीं रख सकते, और अब तो ये एंट उड़ भी सकते हैं, इसका मतलब ये कहीं भी जा सकते हैं। ये सुनते ही सभी हंटर्स टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया के पास ज्यादा हाई रैंक हंटर्स भी नहीं है। लो रैंक हंटर्स तो इन एंट्स के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन चेयरमैन के मन में नया सवाल आने लगता है, किस कंट्री से मदद मांगा जाए? चाइना और रशिया से मदद लेना मुश्किल है, क्योंकि वह खुद एक काफी बड़ी कंट्री है। वहां भी काफी ज्यादा हंटर्स की जरूरत होती है। यूएसए ने पहले ही मना कर दिया है। जब पिछली बार एस रैंक गेट ओपन हुआ था, तभी चीफ जनरल आते हैं और कहते हैं मीटिंग के दौरान मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन एक यूएसए का एस रैंक हंटर हमसे कांटेक्ट कर चुका है। जीन चुर बताते हैं कि यह कोई और नहीं डोंगू है। अगर आपको याद नहीं हो तो ये वही है जिसको जिनो के फादर ने पीटा था। डोंगू भी जैसो आइलैंड के रीड में मदद करना चाहता था, लेकिन चेयरमैन और जिन चुल दोनों को पता था कि सिर्फ ये एक वजह से इंटरेस्टेड है। जिन चुल फिर बताता है सिर्फ डंग सो ही नहीं, एक नेशनल लेवल हंटर ने भी हमसे कांटेक्ट किया है। सीन वापस D1 कैसल में शिफ्ट होता है, जहां वो डीम लड़की होश में आती है। हाँ, अब उसका नाम रिवीर होता है। एजल जिन वो सीधा उससे एंट्री पास के बारे में पूछता है और कितनी दूर जाना है ये जानना चाहता है। तभी हमें D1 कैसल के अंदर एक और कैसल दिखाई देता है जो एजिल का होता है। वहां एक बॉस उसका फादर होता है। जैसे ही एजिल जिन्नू को अंदर ले जाती है, उसके फादर घबरा जाते हैं और बोलते हैं, एजिल ये तुमने किसे हमारे कैसल में ले आई हो? एजिल कहती है, पापा ये मेरा दोस्त है। उसके फादर बोलते हैं, कौन सा दोस्त? पूरी आर्मी लेकर के आता है। इतना कहते ही सारे डीम नाइट्स जिनोव को घेर लेते हैं, लेकिन जिनोव शांत रहता है और कहता है मैं एजिल से प्रॉमिस किया है कि मुझे सिर्फ एंट्री पास चाहिए। अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं बिना किसी को हार्म किए यहां से चला जाऊंगा। एजिल के फादर को पता होता है कि कोई नीचे के फ्लोर को बहुत तेज स्पीड से क्लियर करता हुआ ऊपर आ रहा था। उसे समझ में आ जाता है कि जिनोव को रोकना नामुमकिन है। वह थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, तुम्हें सिर्फ एंट्री पास चाहिए है ना? जिनोव कहता है हाँ, और मुझे एजिल भी चाहिए कुछ दिनों के लिए। एजिल के फादर शॉक हो जाते हैं, तुम मेरी बेटी को लेकर के जाना चाहते हो? क्यों? जिन वो कामली रिप्लाई करता है, क्योंकि वह बाकी एंट्री पासेस को लोकेशन जानती है। मुझे एक गाइड चाहिए। एजल के फादर सोच में पड़ जाते हैं। वह एक बाप है, चाहे मॉन्स्टर हो या इंसान, अपनी बेटी की सेफ्टी उसके लिए सबसे जरूरी है। वह पूछता है, तुम मेरी बेटी को डेंजर में तो नहीं डालोगे ना? जिन वो अंदर ही अंदर सोचता है, मॉन्स्टर भी अपने बेटी की चिंता करते हैं, लेकिन वह कहता है मैं प्रॉमिस करता हूं कि वह सेफ रहेगी। आखिरकार एजल के फादर जिनों को एंट्री पास दे देते हैं। अब से हर फ्लोर क्लियर करने के लिए एंट्री पास लगेगा। जिनो एजिल को लेकर के निकलने लगता है और उसे एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन देता है, लड़ाई के बीच में भी बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना। जिनो वो नेक्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी एजिल बोल पड़ती है, 1 मिनट ये वाइन बोतल ले जाओ, मेरे पापा ने दिया है। अगर तुम इसे क्लन के हेड को दोगे तो वह खुश हो जाएंगे और नेगोशिएशन आसानी से हो जाएगी। जिन वो कंफ्यूज हो जाता है, नेगोशिएशन? क्या तुम्हारे क्लन और इस क्लन के बीच दोस्ती है? एजिल कहती है नहीं। जिनो वो थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है, तो फिर नेगोशिएशन की जरूरत ही नहीं है। फिर वो एजल से कहता है, तुम यहीं वेट करो, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बोलते ही जिनोवा फाइट करने के लिए चला जाता है। अब फिर से हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जेंचुरी की हूं, और वैसे भी साउथ कोरिया के पास इतना पैसा नहीं है कि वह मुझे हायर कर सके। इतना बोलकर वह चला जाता है। चेयरमैन को लगा कि वह जेजू आइलैंड रेड में हेल्प करने आया है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह सुनकर चेयरमैन काफी डिस्पे हो जाते हैं, जिस पर जिन चुल कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, जापान वालों ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि वह जेजू रेड में हमारी हेल्प करेंगे, और जापान का सबसे बड़े गिड का एक हंटर हमसे किसी भी वक्त मिलने आ रहा होगा। सीन फिर से डिमन कैसल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जिन्हों वो इजिली सारे फ्लोर क्लियर करते जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब वो लेवल 87 तक पहुंच चुका था। सिर्फ यही नहीं, अब जिन्हों वह अपने शैडो आर्मी के सोल्जर्स को प्रमोट भी कर सकता था, बट फिलहाल
सिर्फ 2 ही सोल्जर्स को प्रमोट करने का ऑप्शन था, एग्रेस एंड टैंक। जिनोव उन दोनों को प्रमोट कर देता है, जिसके बाद एग्रेस नाइट से इलाइट नाइट बन जाता है एंड टैंक इलाइट से नाइट बन जाता है। उसके बाद जिनोवा को इनके नए नाम रखने का भी ऑप्शन मिलता है, बट वो कोई नाम नहीं रखता जिन वो उनकी राफील कर सकता था। और उसे क्लियरली समझ में आ रहा था कि एग्रेस एक एस रैंक हंटर जितना पावरफुल बन चुका था एंड टैंक एक टॉप लेवल ए रैंक हंटर जितना पावरफुल हो गया था। इतने में एजिल पहुंचती है। अब तक आप कितने क्लान्स को हरा चुके हो? जिनो वो बोलता है, हम अब 89 फ्लोर पे हैं एंड टॉप 9 क्लान्स का काम तमाम कर चुके हैं। एजिल बोलती है 19 फ्लोर से काफी हाई रैंक के नोबल्स आने वाले हैं जो बहुत हम्बरफुल, तो आप ट्राई करना कि नेगोशिएशन करें, शायद वो लोग भी एंट्री पास दे दे जैसे हमारे क्लन वालों ने दिया था। जिनो वह हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, अगर मैं कमजोर होता तो क्या तुम्हारे क्लन वाले मुझे एंट्री पास दे देते? ये सुन के एजिल शॉक हो जाती है, लेकिन जिनो फिर कहता है, और वैसे भी मुझे तुम्हारे क्लान को नंबर 1 बनाना है। एजिल कंफ्यूज होकर पूछती है, आखिर आप हमारी मदद क्यों कर रहे हो? जिनो वो कहता है, बिकॉज तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये सुन के एजिल पूरा ब्लश करने लगती है। उसके बाद फाइनली जिनोवा 19 फ्लोर एंटर करता है और जैसा कि एजिल ने बताया था, यहाँ के मंस्टर सच में काफी पावरफुल होते हैं। नीचे के फ्लोर के कंपैरिजन में यहाँ पे जिनोव का माना भी बहुत फास्ट ड्रेन हो रहा था। फिर भी जिनोवा इजिली 97 फ्लोर तक पहुंच जाता है और वहां के बॉस को डिफीट कर देता है। उसके बाद जिनोवा इजिल से कहता है, तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत मेहनत कर दी है, अब तुम यहां से जा सकती हो, आगे की मैं संभाल लूंगा। पर इजिल कहती है, नहीं, मैं आपके साथ जाना चाहती हूं, मुझे देखना है इस फाइट का रिजल्ट। जिन वो कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर सीन हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में शिफ्ट होता है। यहाँ जापान के सबसे बड़े गिल्ड का एक टॉप हंटर रेजी कोटो भी मीटिंग में होता है। वो लोग जेजू आइलैंड रेड की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे होते हैं। कोटो बोलता है, हमें एक साथ काम करना चाहिए। जेजू आइलैंड रेड में हमारे गिल्ड में 11 रैंक हंटर हैं। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि पूरी साउथ कोरिया में 10 एस रैंक हंटर होते हैं, बट कोटो के गिल्ड में 11 हैं। ये डील साउथ कोरिया के लिए काफी फायदेमंद हो सकती थी, बट चेयरमैन को डाउट होता है, आखिर एक इतनी बड़ी गिल्ड हमारी हेल्प क्यों करना चाहती है? फिर हमें पता चलता है कि रेजी कोटो को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल चाहिए। अगर वह जेजू रेड में मदद करता है तो उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। फिर सीन वापस डिमन कैसल पर शिफ्ट होता है। अब जिनोवा इजिली 100 फ्लोर तक पहुंच जाता है। उसका लेवल अब 93 हो चुका है। अचानक से जिनोवा आसमान में बहुत बड़ा ड्रैगन देखता है और उसके ऊपर बैठा होता है एक डिमन किंग। जिन उसका और कर रहा था और उसे क्लियरली पता चल रहा था कि यह कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। जिन पहली बार खुद पर डाउट करता है, क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? और इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है। क्या आपको पता है कि डीमन किंग का नाम क्या है? जो सबसे पहले आंसर देगा उसका कमेंट पिन कर देंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में टट भी दूंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।